प्रिय छात्रों, नमस्ते। आज हम सेमेस्टर 4 के पहला यूनिट देखने वाले हैं, हिंदी निबंधों का उद्भव और विकास। पिछले सेमेस्टर में हमने देख लिया है हिंदी साहित्य क्या है, उसके कितने भेद हैं, उसमें आधुनिक साहित्य क्या है, उसमें क्या क्या विधाएं हैं। ऐसे तो उसमें से एक विधा है निबंध साहित्य। हमने पहले ही देख लिया है, भारतेंदु हरिश्चंद्र जी सभी आधुनिक हिंदी का साहित्य के सभी विधाओं के प्रवर्तक उन्हें माना जाता है। उन्होंने जिस तरह कहानी लिखा है, नाटक लिखा है, वैसे ही निबंध साहित्य भी उन्होंने ही हिंदी साहित्य में शुरू करके रखा है। तो हिंदी साहित्य के निबंध साहित्य को 4 काल में बांट सकते हैं। पहला भारतेंदु युग, दूसरा द्विवेदी युग, तीसरा रामचंद्र शुक्ल इसलिए शुक्ल युग, और चौथा शुक्लोत्तर युग, शुक्ल के बाद का युग। अभी इसमें पहले हम भारतेंदु युग के बारे में देखेंगे। भारतेंदु का ध्यान साहित्य की सभी विधाओं पर जाने के बाद निबंध पर आकर रुकती है। तो उनके बहुत सारे निबंध लिखे हैं, संगीत साज, एक अद्भुत अपूर्व स्वप्न, श्रुति रहस्य, सूर्योदय, मित्रता, नाटक या दृश्य काव्य, वैष्णव सर्वस्व, अंग्रेज स्त्रोत, ऐसे बहुत सारे प्रसिद्ध निबंध हैं इनके। इनके सारे निबंध कवि वचन सुधा, भारतेंदु मैगजीन और बाल बोधिनी नामक पत्रिकाओं में समय समय पर प्रकाशित हुए हैं और उसी में संग्रहित भी है। निबंध माने क्या है? माने स्कूल से आप लोगों ने कॉम्पोजिशन नोट करके एक नोट में आप लोगों ने लिखा होगा, एक भूमिका, फिर सब्जेक्ट मैटर, उसमें विषय क्या है, उसके बाद एक उपसंहार, ऐसे करके आप लोगों ने लिखा होगा। वही थोड़ा हम स्कूल लेवल में ऐसे लिखते हैं, तो कॉलेज आते हैं तो हम उस पर थोड़ा सा अपना ज्ञान भी लेकर क्या हो सकता है करके थोड़ा सोच कर लिखते हैं, विचारात्मक। यही बड़े बड़े लोग किसी विषय पर लिखते हैं। तो आप एक उदाहरण ले लीजिए ना, कोविड के समय में जो सारे वैज्ञानिक या जो डॉक्टर्स जो हैं, वैद्य, उन लोगों ने उसके ऊपर लिखा है। माने कोविड 19 करके उसका नाम ही क्यों रखा गया, ये किस तरह का रोग है, संक्रामक रोग क्यों कहते हैं इसको, इसके लिए हमें क्या क्या करना चाहिए, किस तरह हमारे जो जिंदगी में या रहन सहन में क्या क्या परिवर्तन लाना है, बदलाव लाना है। ऐसे बहुत सारे जो नियम वगैरह वगैरह हैं, सभी को उन लोगों ने एक निबंध के रूप में ही लिखा है। उसको हम इंग्लिश में आर्टिकल ऐसे बोलते हैं। इसी को थोड़ा विज्ञान के अनुसंधान सब करके लिखते हैं, तो उसको रिसर्च पेपर ऐसे हम कहते हैं। तो इस तरह सभी चीजें जो हम लोग पढ़ते हैं, उदाहरण के लिए आप सोच लीजिए कि भारत में अभी युवकों की संख्या बढ़ गई है, उसका क्या कारण है, ऐसे कोई उसके बारे में एक क्या कह सकते हैं हम, मान लीजिए कि वो एक सर्वे कर रहे हैं। उस सर्वे में जो जो क्वेश्चनर देंगे, उसमें उन्हें जो जो उत्तर मिल रहे हैं उन सबको लेकर सॉरी उन लोगों ने उसके बारे में एक निबंध लिखा होगा। तो उस निबंध को लेकर हम जनरल एक डिसीजन पर आते हैं। अच्छा, यहाँ पर भारत में अभी युवकों की संख्या वो भी 20 साल के कम उम्र में लोग बहुत ज्यादा हैं। 50% आजाद आबादी में ऐसे हैं, ऐसे हम मान सकते हैं। तो इस तरह आप लोग जो इसी को हम निबंध ऐसे कहते हैं। तो इन निबंधों को ही साहित्य के निबंध लिखते हैं, नहीं तो विज्ञान के लिए निबंध निबंध लिखते हैं, खेलकूद के ऊपर निबंध लिखते हैं। इस तरह बहुत सारे निबंध हैं। सो इन निबंध के द्वारा हमें कई सारे विषयों के बारे में हम जान सकते हैं, जानकारी हमें मिलती है। तो आइए अब देखते हैं पहले भारतेंदु युग। जैसे मैं पहले ही बोल रही थी, भारतेंदु के जो भी निबंध हैं बहुत ही सारगर्भित हैं। वो किताबों में प्रकाशित हो रही थी, पत्रिकाओं में से। और उनके युग में और भी 5 लोग बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखते थे।
उनके नाम हैं बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र, अंबिका प्रसाद, चौधरी प्रेमगन और बाला मुकुंद गुप्त। ये बाला मुकुंद गुप्त भारतीय युग में भी आएंगे, द्विवेदी युग में भी आएंगे, क्योंकि वो भारतीय युग में पीछे पैदा हुए थे, इसलिए द्विवेदी युग के आगे शुरुआत में भी वो आएंगे। तो इसमें बालकृष्ण, ये सारे लोग वो भी अपनी अपनी एक पत्रिका चलाते थे, उसका संपादन करते थे। आप देखेंगे तो बालकृष्ण भट्ट ने हिंदी प्रदीप नामक एक पत्रिका का संपादन किया है, और सभ्यता और साहित्य, इसके बारे में उन्होंने बहुत सारे निबंध लिखा है। आत्मनिर्भरता, मेला टेला, वकील, आशा, इस तरह वो एक सामान्य विषयों पर उन्होंने लिखा है। उनके अधिकांश निबंध जो है भट्ट निबंधावली ऐसी एक किताब में संग्रहित है। जटिल विषयों को भी बहुत ही सिंपलीफाई करके कहना इनकी जो स्टाइल है राइटिंग से, वैसे हम कह सकते हैं। उसके बाद प्रताप नारायण मिश्र ब्राह्मण नामक एक पत्रिका के संपादक थे। वो बहुत हास्य और व्यंग्य मिलाकर लिखते थे। पिछले एक सिलेबस में हम लोगों ने उनका एक पाठ रखा हुआ था, दांत। आप ही बताइए दांत माने कितने होंगे? सब लोग बताएंगे कि 32 होंगे करके। 32 दांत होने वाले बहुत कम ही होंगे, क्योंकि 32 हम जब पैदा होते हैं, थोड़ा बड़े होने के बाद दांत सब गिरते हैं, फिर से आते हैं एक 10-15-11 सालों में। उसके बाद से एक 20 साल, अभी आप सबके 18 साल होगा, तो 18 साल में आपके मुंह में जरूर 32 दांत नहीं होंगे। अभी विजडम टूथ सबको आना है, वो अभी 2-3 सालों में आएगी। कभी कभी वो जब आती है तब तक एक और दांत हमने निकाला होगा, या विजडम टूथ ही ठीक तरह से नहीं निकल रहा होगा, इसलिए सभी लोगों के लिए 32 दांत ऐसे हम नहीं बता सकते हैं। पर दांत गई तो बात गई, ऐसे हम एक बोलते हैं ना। ये तो इस तरह इस दांत को लेकर बहुत गंभीर विषय वो लिखते हैं, और बहुत रोचकपूर्ण निबंध है वो। वैसे ही वो शरीर के अंग, बांग बांग, पेट, नाक, सब कुछ लिखे हैं। इनके अलावा दान, जुआ, क्रोध, इन सब पर भी इन्होंने सुंदर निबंध लिखे हैं। उसके बाद बाल मुकुंद, वो भारत मित्र ऐसे एक पत्रिका का संपादन करते थे। तो वो एक्चुअली एक पेन नेम में लिखते थे, शिव शंभू करके लिखते थे। शिव शंभू का चिट्टा, इसी किताब में इनके सारे निबंध जो है उनका संग्रहित हुआ है। और इनकी निबंध शैली भी बहुत ही सिंपल है, प्रभावपूर्ण है। उसके बाद चौधरी बद्रीनारायण प्रेमगन, और वो भी कादम्बरी नामक एक मैगजीन के संपादक थे। वो बहुत कम ही लिखे हैं, फिर भी विचार के ढंग से देखेंगे, उस एंगल से देखेंगे तो बहुत अच्छे अच्छे विचार की दृष्टि से बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखे हैं, ऐसे कह सकते हैं। बहुत उच्च कोटि के हैं उनके। तो ये निबंध साहित्य के भारतीय युग के प्रमुख निबंधकार हैं। अगला द्विवेदी युग। द्विवेदी तो मौलिक निबंधकारी थे, वो खुद ज्यादा लिखते थे, और मराठी में, अंग्रेजी से मराठी में कुछ निबंधों को, बहुत अच्छे अच्छे निबंधों को उन्होंने अनुवाद भी किया है। तो इसके कारण बाकी लोगों के लिए भी, सहयोगियों के लिए भी उन्होंने एक मार्गदर्शन दिया कि आप इस तरह दूसरी भाषा से भी अच्छे अच्छे निबंध जो हैं उसे आप अनुवाद कर सकते हैं ऐसे। नहीं तो हमें कैसे पता चलेगा, क्योंकि कहीं और किसी ने, कोई ना कोई देश में किसी ने कोई ना कोई बहुत अच्छे अच्छे विषय पर लिख रहे होंगे निबंध, या विज्ञान के संबंध में बहुत सारी चीजें, अर्थशास्त्र के बारे में, ऐसे सभी शास्त्रों के बारे में लिख रहे होंगे। तो वो सब हमें कैसे मिलेंगे अगर कोई इस तरह उसे अनुवाद करेंगे तभी ना। तो इसको उन्होंने शुरू करके रखा था। तो ये इंग्लिश के जो बहुत प्रसिद्ध एक निबंधकार हैं बेकन करके, उनकी सारे निबंधों का इन्होंने अनुवाद किया है। बेकन विचार रत्नावली के नाम से वो पुस्तक प्रकाशित किया है। और खुद ये भी कविता, कवि और कविता, उपन्यास, नाटक, इन सभी विषयों पर लिखे हैं। उर्मिला की उदासीनता के ऊपर भी, क्योंकि रामायण में सभी लोग सीता के बारे में बोलेंगे, राम लक्ष्मण के बारे में बोलेंगे, पर उर्मिला का त्याग बहुत ही महत्वपूर्ण है, और उसके बारे में ज्यादा लोग सोच रहे हैं। पर ये उर्मिला की उदासीनता को लेकर ये लिखे हैं। तो भावात्मक शैली को इन्होंने अपनाया है इसमें। सो द्विवेदी युग में अन्य कहानीकार कौन ऐसे देखेंगे तो, जैसे मैंने पहले कहा था, बाल मुकुंद गुप्त, फिर माधव प्रसाद मिश्र, चंद्रधर शर्मा गुलेरी, इनके बारे में हम पहले देखे हैं। कहानी बहुत कम ही लिखे हैं, 3, पर उसी में वो बहुत प्रसिद्ध हो गए हैं। वैसे ही इनके निबंध भी हैं। और अध्यापक पूर्ण सिंह, बाबू गुलाब राय, बाबू श्याम सुंदर दास, इनके अधिकांश विषय जो हैं इन सभी के धार्मिक विषयों पर होता है।
क्योंकि सभी लोग बहुत पंडित हैं, बहुत बड़े ज्ञानी हैं और नेक दिल वाले हैं से, उनकी सोच भी ऐसी है। तो रामलीला, तीर्थ स्थान, क्षमा, ये सभी इनके निबंध ही हैं। इनके निबंध में भावात्मक शैली होती है। और गुलेरी जी संख्या में, जैसे मैंने पहले ही बोली थी, कम लिखे हैं, तो भी गंभीर विचार के लिए वो महत्वपूर्ण माना जाता है। उनकी भाषा शैली बहुत ही प्रौढ़ होती है। और उसके बाद हम देखेंगे तो ये अध्यापक पूर्ण सिंह, ये केवल 5 निबंध ही लिखे हैं, सिर्फ 5। मजदूरी और प्रेम, सच्ची वीरता, आचरण की सभ्यता, कन्यादान और पवित्रता, ये सब उनके निबंध हैं। उदाहरण के लिए आप देख लीजिए, सच्ची वीरता माने क्या है। तो वीरता माने सिर्फ जाके युद्ध में लड़ना ही नहीं है ना। जिंदगी में जो हम अपनी समस्याओं को जो हम सामना करते हैं, उसको लेकर उसे ओवरकम करके हम आते हैं, उसी को भी कह सकते हैं कि वो भी एक वीरता ही है। तो इस तरह स्वतंत्र चिंतन, भाव प्रवणता, भाषा में लय और गति, ये इनके निबंधों की विशेषता है। बाबू गुलाब राय के बहुत सारे निबंध मैं पढ़ी हूँ, तो बहुत हाई लेवल के, उच्च कोटि के एक लेखक है वो। तो बहुत प्रतिभावान, गंभीर चिंतक हैं वो। उनके निबंध हिंदी के लिए तो बोलना है कि अमूल्य देन है ऐसे। अधिकांश इनके साहित्य पर ही है इनके निबंध। तो उनका जो कितने उन्होंने कितनी किताबों का अध्ययन किया होगा, उनका कितना अनुभव होगा, उन सबको हमें वो दे रहे हैं, उन सबका रस हमें दे रहे हैं, ऐसे बोल सकते हैं। जैसे आप लोगों को ये नहीं सोचना है कि साहित्य माने कोई कहानी उपन्यास सिर्फ इतना ही है, हमारा जीवन का दर्शन कराता है वो। इसलिए समाज का हमेशा साहित्य पर एक प्रभाव रहता है, और साहित्य का भी समाज पर प्रभाव रहता है। जो कुछ भी हो रहा है जिंदगी में, एक एक घटना जो है, उन सबका प्रभाव साहित्य पर पड़ता है। और साहित्य में जो जो लिख रहे हैं वो हमारे जीवन पर भी प्रभाव डालते हैं। इसलिए कहते हैं कि बहुत अच्छा साहित्य जो है वो कभी पुराना नहीं होता, ऐसे कहते हैं। जीवन में साहित्य का स्थान बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसीलिए साहित्य के निबंध का बहुत ही सारगर्भित होते हैं। उसके बाद बाबू श्याम सुंदर दास, वो भी साहित्यिक निबंध ज्यादा लिख रहे थे। भारतीय साहित्य की विशेषताओं को लेकर, समाज और साहित्य को लेकर उन्हें ज्यादा लिखा है। और आलोचनात्मक दृष्टि से बड़े एनालिटिक व्यू में भी इनका जो निबंध जो है बहुत ही प्रमुख होते हैं। तो इनके सारे आप निबंध पढ़ेंगे तो आपको उस उनके समय के लोगों के बारे में, जीवन दर्शन के बारे में, दुनिया के बारे में, दुनियादारी के बारे में हम बहुत कुछ जान सकते हैं। और अगला है शुक्ल युग। अ, हिंदी निबंध साहित्य को चरमोत्कर्ष माने एक पीक, कहते हैं ना, उस एक्सट्रीम लेवल, उस पर लेके जाने वाले शुक्ल ही थे। आचार्य शुक्ल के जो निबंध जो हैं भावात्मक और विचारात्मक होते हैं। विशेषतः मनोविकारों के ऊपर उन्होंने जो लिखा है वो बहुत ही सराहनीय है। हमारे मनोविकार माने मन में जो जो हमारे भाव होते हैं उसको लेकर लिखना। श्रद्धा, भक्ति, घृणा, लोभ, प्रीति, ग्लानि, इन सबके ऊपर इन्होंने इतना आलोचनामूलक निबंध लिखा होगा कि आप पढ़ेंगे तो आप सचमुच भय माने क्या है, ग्लानि माने क्या है, या लोभी माने क्या है, इस तरह आप अपने भावों को आप ठीक तरह से समझ पाएंगे। तो ये इनमें व्यक्तित्व प्रदान भी होता है, निबंध में विषय प्रदान भी होता है। हृदय और बुद्धि समान रूप से इनमें काम किया होगा, ऐसे हम मान सकते हैं। अगला है शुक्लोत्तर युग। शुक्ल के बाद आने वाले लोग विचारात्मक, समीक्षात्मक निबंध लिखते थे। उसमें कविवर जयशंकर प्रसाद, पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेवी, प्रेमचंद के नाम बहुत ही उल्लेखनीय हैं। शुक्ल परंपरा के बहुत सारे निबंधकार हैं। एक बहुत बड़ा लिस्ट ही हम बोल कर जा सकते हैं। पर आप देख सकते हैं ये जो प्रसाद जी, पंत जी, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला, महादेव, माने ये कितने बड़े बड़े व्यक्ति हैं। इन सभी में पंत जी तो एक कवि हैं, फिर भी वो अपने जो कविता संग्रह में आगे जो प्रीफेस लिखते थे, वो एक निबंध ही होता है ना। तो उन सभी किताबों के वो प्रीफेस को आप लेंगे, वो एक बड़ा सा निबंध का किताब बन जाता है। तो यही उनकी विशेषता है ऐसे।
और बाद में हम शुक्ल जी के बाद किसी को श्रेय देना है कि बहुत अच्छे अच्छे निबंध लिखने वाले हैं, सार गर्भित माने वो हजारे प्रसाद द्विवेदी हो गए। हम उनके बारे में अलग से पढ़ने ही वाले हैं। सो भारतीय साहित्य की मूलभूत एकता माने, भारतीय साहित्य माने तमिल साहित्य होता है, तो कन्नड़ साहित्य होता है, हिंदी साहित्य होता है, संस्कृत साहित्य होता है। इन सभी में मूलभूत एकता क्या है, इसका बहुत बड़ा सा एक विशाल दृष्टिकोण उन्होंने प्रस्तुत किया है। तो उसके बाद रामविलास शर्मा आते हैं, वो प्रगतिवादी विचारधारा के हैं, फॉरवर्ड थिंकिंग के। तो उनसे भी हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, उनके निबंधों के द्वारा भी। तो इस तरह निबंध साहित्य जो है वो आज भी बहुत उपयुक्त होती है। हमें निबंध लिखना बहुत सीखना है, तभी हम कुछ विषयों पर हमें जो पता है उसके बारे में हम भी इस तरह आलोचनात्मक निबंध लिख सकते हैं, या उसके ऊपर लोगों को बताने के लिए कुछ इंफॉर्मेटिव ऐसे लिख सकते हैं, जानकारी देने वाली। तो ये बहुत बड़ी एक कला है। तो आप कुछ निबंधों को पढ़ेंगे तो आपको उसके बारे में पता चलेगा। सो यही पहला जो यूनिट जो है वो। धन्यवाद।